नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज सैटरडे का दिन है और जैसा कि हम लोगों का निश्चित है कि सैटरडे को हम लोग पीसीएसजे के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम लोग शुरू कर चुके हैं। 2 क्लासेस हम लोगों की 2 वीडियोस ऑलरेडी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे डल चुके हैं। पहला वीडियो इंडेक्सिंग से रिलेटेड वीडियो था, जिसमें मैंने आपको पूरी इंडेक्सिंग समझाई थी, पूरे एक्ट को एक पेज पे लाके रखा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। और सेकंड जो क्लास थी वहां पे मैंने आप लोगों को कुछ इनिशियल स्टार्ट दिया था, इनिशियल स्टार्ट बताया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो कुल मिला जुला के कोई भी एक्ट जब आप शुरू करते हैं तो उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक विस्तृत आयाम जानना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने पहली 2 क्लासेस में रखा था। आज हम लोग, चूंकि ये एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के अंतरण से संबंधित है, तो यहां पे संपत्ति शब्द जो है वो किस पर्सपेक्टिव में जोड़ा गया है, आज हम लोगों का डिस्कशन इसी पार्ट पर होगा कि वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट पे है या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में है, और प्रॉपर्टी एज सच क्या है, और किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किस प्रकार की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है। आज हम लोगों का यही पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो रहेगा। हम लोग वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। आप मेरी क्लासेस अन अकेडमी पर भी कर सकते हैं, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि लाइव क्लासेस होंगी और बिल्कुल फ्री होंगी। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अन अकेडमी के पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अगर मेरे कोड SLAW 10 को यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। साथ ही साथ आप अन अकेडमी के और जो जुडिशरी से रिलेटेड बैचेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है जो कि शुरू हुआ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को नया आयाम देने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। साथ ही साथ हर सैटरडे और संडे को आपको वीकली करंट अफेयर्स भी दिए जाएंगे, जो कि साथ में आपकी जीएस की प्रिपरेशन भी कराते रहेंगे। साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस आपकी जुडिशरी 2022-23 के प्रिपरेशन के लिए आपको मिलती रहेगी। और प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के से पढ़ सकते हैं, आपके इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस कर सकते हैं, लाइव आप टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, जहां पे आप मेरी क्लास भी कर सकते हैं, वहां पे सारी एक्ट की क्लासेस चलेंगी, जो कि एक्सपर्ट्स के से आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ जुडिशरी आइकॉनिक लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं, जहां पे आप 1-to-1 अपने मेंटोर के साथ में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और सारी प्राइसिंग पॉलिसी आप यहां पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की नेक्स्ट क्लास। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो ये देखा था कि ट्रांसफर, अंतरण को परिभाषित नहीं किया गया है इस एक्ट में। टीपीए में कहीं पर भी अंतरण परिभाषित नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा था कि प्रॉपर्टी भी परिभाषित नहीं है, प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, ना ही ट्रांसफर की, अंतरण की डेफिनेशन दी गई है। पर हमने एक चीज और देखी थी लास्ट क्लास में कि काइंड्स ऑफ ट्रांसफर को एडमिट किया गया है। काइंड्स ऑफ ट्रांसफर में हम लोगों ने 2 ट्रांसफर देखे थे, बाय एक्ट ऑफ ट्रांसफर, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और दूसरा हम लोगों ने देखा था ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या तो दोनों पक्षों के किसी कार्य के द्वारा या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ। 2 प्रकार से अंतरण को की मान्यता ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दे रहा है। इसके लिए हम लोगों ने रेलिवेंट जो भी चीजें पढ़ी थी, लास्ट वीडियो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने देखा था कि प्रॉपर्टी को भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एडमिट की गई है, और एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एडमिट किया गया है और मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, दोनों प्रकार के संपत्तियों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए, पहला जो हम लोग यहां पे शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जानना आवश्यक है वो हम लोग ये जाने कि ये प्रॉपर्टी शब्द किस तरीके की प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा है। कहीं पे भी
इम्यूवेबल प्रॉपर्टी को, स्थावर संपत्ति को, या जंगम मूवेबल प्रॉपर्टी, किस प्रकार की प्रॉपर्टी को ये शब्द निर्धारित कर रहा है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी क्लास का अगर आनंद आपको लेना है, मेरी क्लास को अगर आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले अपना बेयर एक्ट खोल करके बैठना होगा। अगर आप बेयर एक्ट लेकर के बैठे हैं तो ये क्लास वर्थ होगी, और अगर नहीं हो लेके बैठे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को समझने में दिक्कत भी आएगी, क्योंकि बेयर एक्ट ही वही, बेयर एक्ट कंटेन्स द लॉ, वही कानून को शामिल करता है। तो अब देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर ना डिफाइंड है, ना प्रॉपर्टी डिफाइंड है, अंतरण और संपत्ति की परिभाषा नहीं है, लेकिन सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 5, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, संपत्ति के अंतरण को तो परिभाषित ये कर रहा है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रहा है। अब देखिए यहां पे अगर आप अपनी बेयर एक्ट खोल करके बैठे होंगे तो सेक्शन 5 खोल के देखिए, वहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, और उसी की मीनिंग दी गई है, डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहां पर भी प्रॉपर्टी, जो वर्ड प्रॉपर्टी है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड से क्लासिफाइड नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर शब्द से क्लासिफाइड नहीं है, अटैच नहीं किया गया है कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, या टेंजिबल मूर्त संपत्ति की बात हो रही है, या अमूर्त इनटेंजिबल संपत्ति की बात हो रही है, कुछ भी इस टाइप का डिफाइन नहीं किया गया। यानी कि जो सेक्शन 5 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी जा रही है, जो प्रॉपर्टी शब्द इंक्लूड कर रहा है संपत्ति शब्द, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। मतलब क्या, विस्तृत एक उसकी परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा है प्रॉपर्टी की। तो अब यहां पे हमारा काम यह है कि जो प्रॉपर्टी की विस्तृत परिभाषा है, तो हम लोगों को खोज के लानी पड़ेगी कि परिभाषा कहां से हम लोग संपत्ति की लेकर के आए। तो आइए चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करें, दूसरी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि जो आपकी टीपीए में जो डेफिनेशन दी गई है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे कहीं से भी आप डिराइव नहीं कर पा रहे हैं। इवन जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है, पैरा 1 में आप देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें वो इंक्लूसिव है पहली बात, और नेगेटिव परिभाषा दी गई है। नेगेटिव इसलिए कि वो आप देखिए बेयर एक्ट पढ़िए, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड करके लिखा गया है, उसके बाद आगे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि इंक्लूड क्या किया गया है या डिफाइन क्या करना है वो नहीं दिया है, केवल ये दिया है डज नॉट इंक्लूड, शामिल नहीं करती हैं। यानी कि ये डेफिनेशन क्या हो गई, नॉन इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, इंक्लूसिव नहीं। तो पक्की बात है, हमको अगर स्थावर संपत्ति के बारे में जानना है तो कहीं और से हमको मदद लेनी ही पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शब्द प्रॉपर्टी को, संपत्ति शब्द को हम लोग देखते हैं कि ये संपत्ति शब्द का अर्थ यहां पर क्या है। तो अगर प्रॉपर्टी वर्ड को आप देखिए तो दो जगह से हम लोग इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। पहली तो हम देख सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, और दूसरा हम बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। तो यहां पे अगर आप देखिए प्रॉपर्टी की जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है, बेनामी अंतरण का जो रोकता है एक्ट, ये प्रोहिबिशन एक्ट, ये 1988 का एक्ट है ये, और इसके सेक्शन 2C में डेफिनेशन दी गई है प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी यहां पे क्या डेफिनेशन दी गई है, प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड, किसी भी प्रकार की संपत्ति, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको जंगम संपत्ति आप कहेंगे, दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी,
जिसको आप स्थावर संपत्ति कह लेंगे, स्थावर संपत्ति। तीसरा आप देखिए वहां पे दिया गया है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड लाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इसको आप कह लीजिए मूर्त संपत्ति और ये अमूर्त संपत्ति। तो ये तो पहले एनी काइंड को बोला, उसके बाद साथ ही साथ इंक्लूसिव डेफिनेशन भी इसी में दी। आगे क्या लिखता है वहां पे डेफिनेशन, एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स। अब शामिल क्या क्या कर रहा है, एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, एनी राइट कोई अधिकार और एनी इंटरेस्ट कोई भी हित, कोई भी हित, इन दोनों को ये शामिल कर रहा है जो कि उस संपत्ति पर होगा, कोई अधिकार या कोई हित। तो इतनी डेफिनेशन बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में दी गई है 1988 में कि ये क्या क्या ले रहा है, एनी काइंड, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, स्थावर, मूर्त, अमूर्त, एनी राइट कोई अधिकार या कोई हित जो कि उस संपत्ति पर होगा। इन सब चीजों को प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन किया गया। साथ ही में एक डेफिनेशन और हम लोग देख सकते हैं, वो देख सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 211 में, धारा 2 उपधारा 11 में। आप देखिए यहां पे दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी है इट इज जनरल प्रॉपर्टी। तो जनरल प्रॉपर्टी के अलावा गुड्स भी, केवल स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, यहां पे जनरल प्रॉपर्टी की बात हो रही है और गुड्स भी उसमें शामिल है। नॉट ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी बट गुड्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो यहां पे चूंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित है तो वो वस्तु की बात भी कर दे रहा है कि प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स गुड्स। तो ये हम लोगों ने पहले देखी डेफिनेशन प्रॉपर्टी की। अब आते हैं हम लोग इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम में पहला जो भाग है, जो धारा 5 से धारा 37, आप मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया आपको। धारा 5 से धारा 37, सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। ऑल काइंड मींस इमूवेबल एंड मूवेबल, दोनों प्रकार की संपत्तियों से संबंधित है सेक्शन 5 टू सेक्शन 37, और सेक्शन 38 टू 53A ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, दो पोर्शंस में। एक हम लोग यहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं, या आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। थोड़ी सी जगह यहां पे बना लें हम लोग। ये आप पर्टिकुलर बेयर एक्ट्स में जाकर के ये सब डेफिनेशंस देख भी सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो वीडियोस हैं वो लिमिटेड वीडियोस ही हम लोग लिमिटेड टाइम शेड्यूल की डाल सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस हम लोगों की कुछ समय के लिए रहती, तो आप उसको देख लीजिए, अपने बेयर एक्ट में खोल के देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको बेयर रीडिंग भी सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से बेयर एक्ट को आप अप्रोच करिए। इसके लिए परफेक्ट हमारे लिए एग्जाम्पल है, एक तो टीपीए हम लोग लेके चल रहे हैं और एविडेंस एक्ट। तो यहां पे देखिए हम लोग दो पार्ट में, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, ये दो प्रकार की संपत्ति। अब देखिए सेक्शन 3 में, जो कि डेफिनेशन पार्ट भी है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो सेक्शन 3 में आप देखेंगे जो डिफाइंड है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो टीपीए का सेक्शन 3 ये डिफाइन कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। और देखिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि यहां पे जो स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है वो नॉन इंक्लूसिव दी गई है, मतलब कि जो स्थावर संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या शामिल नहीं करता है। तो अगर आप उस डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे सेक्शन 3 में, तो एक तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक और
डेफिनेशन दी गई है अटैच टू द अर्थ। अब वो अटैच टू द अर्थ यहां पे दिया गया है, तो वो कहां से आ रही है बात, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो यहां पे हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड लिख के 3 चीजें दे दी गई हैं। पहला चीज दिया गया है स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा काष्ठ, पहला दिया गया है। उसके बाद देखिए स्टैंडिंग टिम्बर के बाद दिया है ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें। और तीसरा दिया है ग्रास, घास को भी ये शामिल नहीं करता है। तो अब यहां से हमको डेफिनेशन तो कहीं मिली नहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हम लोग सबसे पहले तो इसी को देखें, इसी को टच करके चलें कि किस तरीके से हम लोग लेकर के आए। अब देखिए यहां पे चूंकि इसमें ये 3 चीज बोली गई कि स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और ग्रास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। तो इसका अगर ऑल्टरनेटिव हम लोग देखें, तो यानी कि यहां पे बोल रहा है कि शामिल नहीं है अगर स्थावर संपत्ति में, तो किसमें शामिल है? इसका मतलब यह है कि ये जंगम संपत्ति में शामिल है। मतलब कि दीज 3 स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आर इन द पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति का हिस्सा है। अब इस बात को हम लोग कैसे लेकर के आएंगे? तो देखिए एक डेफिनेशन दी गई है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहां पे आप डेफिनेशन खोलिए, अगर एक्ट वो खोलिएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में ये आपको डेफिनेशन मिलेगी, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। और यहां पे यही दिया गया है, जो डेफिनेशन यहां पे है वही चीज उठा के यहां पे केवल क्या कर दिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, मतलब क्या, जंगम संपत्ति शामिल करती है। क्या क्या शामिल करती है? वही जो 3 चीज यहां पे लिखी हुई है। एक तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, मतलब खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास। अब देखिए यहां पे अगर आप देखिए, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है नॉन इंक्लूसिव, कि ये शामिल नहीं करता है। तो यानी कि हम लोगों ने इससे डिराइव किया कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है, और यहां पे लिख दिया जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, जो कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में दी गई है, इसी डेफिनेशन को वहां पे इंक्लूड्स लिख दिया। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो पहली चीज तो हम लोग यहां से लेकर के आते हैं। इसी के साथ में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसके बाद में, इन तीनों को लिखने के बाद में आप एक वर्ड और देखेंगे, एक्सेप्ट, सिवाय की, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिवाय स्थावर संपत्ति के। अब देखिए फिर यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे दिया कि जो जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास को शामिल तो कर रही है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल नहीं कर रही है। फिर देखिए हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं मिली। इसी तरीके से अगर आप सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 क्लॉज 13 को आप देखिए, सीपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 13, तो यहां पर भी देखिए आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, और उसमें कहा गया है कि इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। केवल यहां पे स्टैंडिंग टिम्बर छोड़ दिया, ग्रास छोड़ दिया, यहां पे क्या कर दिया, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें। ये सीपीसी आप खोल के देख लीजिएगा, सीपीसी में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। वहां पे लिखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन आपको आईपीसी में भी मिलेगी। आईपीसी में भी अगर आप देखिए, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 22 में अगर आप देखेंगे, तो वहां पर भी इसकी डेफिनेशन ये मिलेगी कि इट इंक्लूड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या शामिल करता है, इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, यानी मूर्त संपत्ति हर प्रकार की, इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन,
एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये लिखा, उसके बाद एक्सेप्शंस लिख दिया कि ये तो शामिल कर रहा है कि इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ये तो पॉजिटिव हो गई कि पॉजिटिव हो गया कि एक जो जनरल रूल हो गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी आईपीसी के अनुसार इंक्लूड्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मूर्त संपत्ति हर प्रकार की। लेकिन इसी में साथ में क्या कर दिया है, एक्सेप्शंस दे दिया है। एक्सेप्ट क्या कर दिया है, अब देखिए ये एक्सेप्शन यहां पे दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहां पे एक्सेप्शन क्या दिया है, पहला तो एक्सेप्शन दे दिया है एक्सेप्ट लैंड, एंड उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन किया दिया है, दूसरा दिया है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अब देखिए थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ बोला है और साथ ही साथ बोला और एनीथिंग परमानेंटली फास्टेड टू सच अटैच्ड थिंग ऑन द अर्थ। इसको देखिए लिखिए, इसमें पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ते भी रहिए आप, साथ में रहिए। थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ, ये देख लीजिए। तो लैंड को इंक्लूड कर एक्सेप्ट कर रहा है, लैंड को छोड़ रहा है, और साथ ही साथ किसको छोड़ रहा है, एनीथिंग परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। जो भी कोई चीज जो अर्थ से अटैच है उससे जकड़ी हुई हो, ठीक है, भूबद्ध हो, जो भी भूबद्ध चीज है उससे जकड़ी हुई चीज, उसको ये छोड़ रहा है। अब देखिए ये हम लोग जैसे ही इतनी लेकर के आते हैं डेफिनेशंस, अब हम लोग वापस आते हैं कि भाई इतनी चीजें यहां से मिली, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और क्या क्या शामिल करता है। तो अब यहां पे देखिए हम लोग एक डेफिनेशन लेकर आएंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 से। जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 26। यहां पे आपको एक प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन 1897 का ये एक्ट है, उसमें भी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। यहां पे लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अब क्या क्या शामिल कर रही, देखिए यहां पे जो दो चीज दी गई थी वो तो शामिल किया ही किया, एक चीज और शामिल कर दी, लैंड के साथ में, लैंड तो शामिल किया ही, साथ में बेनिफिट्स, लाभ जो कि उस भूमि से संबद्ध है, बेनिफिट्स अटैच्ड टू द लैंड, बेनिफिट्स जो कि उस जो भूमि है उससे अराइज हो रहे हैं, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स लैंड हो गया, उस लैंड से जो बेनिफिट्स, जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनको शामिल किया, साथ ही साथ जो यहां पे तीसरा था थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, ये भी यहां पे लेकर के आ गए हैं। तो अब देखिए यहां पे जो जनरल क्लॉजेस की डेफिनेशन है, और ये पूरा वर्ड एक आप लिख लीजिएगा, और एनीथिंग परमानेंटली fastened to anything attached to earth। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, भूबद्ध किसी चीज से जो भी जुड़ी हुई जकड़ी हुई चीज हो, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो जाती है। अब देखिए यहां पे क्या था, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो आईपीसी की डेफिनेशन थी वहां पे इसको एक्सक्लूड किया गया, लैंड को और थिंग्स अटैच टू द अर्थ को, और यहां पे उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उसको शामिल कर लिया गया। केवल एक चीज और बढ़ाई गई, वो क्या बढ़ाई गई, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब यहां पे थोड़ा थोड़ा हमारा एक व्यू क्लियर होता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, लेकिन यहां पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, एक विस्तृत डेफिनेशन आपको मिलेगी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में।
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में आप देखिए, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में, अब देखिए यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड थी और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है। अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत डेफिनेशन दी गई है और इसमें क्या दिया गया है, इट इंक्लूड्स। अब क्या क्या शामिल कर रहा है यहां पे, फिर वही देखिए डेफिनेशन आपको मिलेगी कि लैंड्स बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लिख लेते हैं हम लोग, इंक्लूड लैंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और permanently fastened to anything attached to land, ठीक है। थिंग्स अटैच टू अर्थ, तो यही तीन चीज जो यहां पे थी, यही सेम डेफिनेशन यहां पर भी रख दी गई है। लेकिन यहां पे जो लैंड्स है, लैंड वर्ड है, इसके आगे और चीजें बढ़ा दी गई हैं, जैसे बिल्डिंग्स, फेरीज, फिशरीज, ये भी इंक्लूड करेगा। केवल इतना इनहेंस किया गया, बिल्डिंग, फेरीज, फिशरीज। अब देखिए यहां पे जो नई एक डेफिनेशन आ गई, उसमें बिल्डिंग्स, फेरीज और फिशरीज भी ऐड हो गए। साथ ही साथ एक्सेप्शन भी दिया है कि किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है। तो एक्सेप्ट इसमें जो दिया है वही चीज दिया है जो यहां पे तीनों चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में हमने देखी थी, या जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है उसी को पूरा यहां पे इंक्लूड कर दिया गया। एक्सेप्ट देखिए क्या क्या, स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा काष्ठ, साथ ही साथ ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, यही चीज का एक्सेप्शन दिया। अब देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन विस्तृत इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पे इसने लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो तीन सब जगह से जो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आ रही थी वो सब इंक्लूड कर दिया। लैंड्स में बिल्डिंग्स को भी इंक्लूड कर दिया, और बिल्डिंग्स इस वजह से मैं बता रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 269 के UAD ये क्लॉज में आप देखेंगे, यहां पे जो डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की दी गई है वहां पे केवल लैंड को शामिल नहीं किया गया, केवल लैंड को शामिल नहीं किया गया बल्कि और क्या क्या, बिल्डिंग्स को भी शामिल किया गया। बिल्डिंग्स, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें आपकी हर चीज शामिल की गई। फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब चीजें आपकी इनकम टैक्स एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, स्थावर संपत्ति की जो परिभाषा है, उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग इतनी जगह से जब लेकर के आते हैं तो एक हम लोगों की प्रॉपर परिभाषा बन रही है। साथ ही साथ यहां पे एक और देखते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 3 क्लॉज 26 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। इसी तरीके से जनरल क्लॉजेज एक्ट में, क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 36 में मूवेबल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन दी गई है। और यहां पे एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो जंगम संपत्ति है, शैल मीन का तात्पर्य होगा प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर प्रकार की संपत्ति एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिवाय जो स्थावर संपत्ति है उसके अलावा जिस भी प्रॉपर्टी, जिस डिस्क्रिप्शन की भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बहुत आसान सी इसमें डेफिनेशन है, कुछ भी हम लोगों को यहां से बहुत मिल नहीं रहा है, बट फिर भी चूंकि है पार्ट में तो लिख लीजिए। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ every description except
इमूवेबल प्रॉपर्टी, केवल स्थावर संपत्ति सिवाय स्थावर संपत्ति के सारी संपत्तियों को ये शामिल कर रहा है। अब देखिए, जब इतना हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इतनी सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, तो एक हम लोगों को मिल गया कि ये एक प्रॉपर डेफिनेशन, यहाँ पे हमको कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी मिल गई इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। अब देखिए, यहाँ पे एक जो चीज और इंपॉर्टेंट आ गई, वो आप देखिए सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि व्हाट इज अटैच टू द अर्थ मीन्स। देखिए, आप एक बार पढ़िए सेक्शन 3 में, आप अपनी बेयर एक्ट खोल लीजिए, सेक्शन 3 में पढ़ेंगे अटैच टू द अर्थ। अटैच टू द अर्थ, भूबद्ध से संबंध का मतलब क्या है? अटैच टू द अर्थ, देखिए यहां पे थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये यहां पे देखिए थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये हम लोगों ने जो अभी सब डेफिनेशंस देखी थी, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो ये अटैच टू द अर्थ की डेफिनेशन तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, अटैच टू द अर्थ। अब देखिए, ये अटैच टू द अर्थ की जो डेफिनेशन है, ये शामिल क्या क्या करती है, क्या क्या चीज इसमें अटैच टू द अर्थ, ये सेक्शन 3 के पैरा 5 में आपको मिलेगा कि क्या क्या चीजें ये शामिल कर रहा है। तो अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे, आप पढ़ते हैं सेक्शन 3 में कि अटैच टू द अर्थ का क्या मतलब है, तो आप अपनी बेयर एक्ट खोल के एक बार देख सकते हैं उसको। उसमें लिखा है रूटेड इन द अर्थ, मतलब भूमि में मूलित हैं, जैसे पेड़ और श्रब्स हो गए, झाड़ियां हो गई। एम्बेडेड इन द अर्थ, रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ एंड अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट टू व्हाट इट इज अटैच्ड। तो अब देखिए, आपको रूटेड, एम्बेडेड और अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड, तीन चीजें यहां पर आपको मिल रही हैं कि रूटेड, एम्बेडेड और अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड। अच्छा, ये आप जो है, जो ये डेफिनेशन आपकी है, यहां पर थिंग्स अटैच टू द अर्थ के साथ में ये जोड़ सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन्स, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ये आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में डेफिनेशन है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिफाइन की, प्रॉपर्टी के साथ में क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और क्या जंगम संपत्ति है। इस पे अगर आप देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो रेगुलर पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स व्हाट, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स व्हाट, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। इसी तरह से मेंस में भी आपको कई प्रश्न, आपको पुराने आप देख लीजिए पेपर्स में, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करता है। तो ये एक हम लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत पूरा एनालिसिस था प्रॉपर्टी के बारे में, जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये एक्ट किस पे लागू, कहां पे लागू नहीं होता है, और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस जो छोड़े थे, उन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। याद होंगे क्वेश्चन आपको, पहला तो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अंतरण है क्या, दूसरा किन संपत्तियों का अंतरण नहीं हो सकता है, व्हाट प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तीसरा हम लोगों का प्रश्न था कौन ट्रांसफर कर सकता है, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, चौथा हम लोगों ने देखा था कि कैसे ट्रांसफर होगा और किस तरीके से किया जा सकता है, मोड क्या होगा ट्रांसफर का, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 में कि किस प्रकार से पूरा टीपीए इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। ये सारा हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।